नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से बीजेपी की घबराहट और मोदी का डर काफी बढ़ गया है। हालत यह हो गई है कि अब राहुल गांधी को दबाने के लिए और उनकी आवाज पर ताला लगाने के लिए उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कौन सा देशद्रोह किया है और सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद से संसद में बीजेपी कमजोर दिख रही है और इधर अडानी पर अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद बीजेपी को डर लग रहा है कि उसकी पोल पूरी तरह खुल जाएगी। हरियाणा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जीत से बीजेपी खुद को झूठा हौसला बंधा रही है, लेकिन उसके झूठ का ये बुलबुला भी कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र में आखिरकार महायुति सरकार का गठन हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे के सारे नखरे, सारी सौदेबाजी आज नाकाम होते दिखे। हालांकि शिंदे अगला वार कब और कैसे करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी नाटक के बीच इधर संसद में विपक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मोदी सदन में आओ और सवालों का जवाब दो। आज नारे लग रहे थे, मोदी सदन में आओ। आज कांग्रेस के सांसदों ने मोदी और अडानी एक हैं, सेफ हैं, ऐसे पोस्टर अपने कपड़ों पर पीछे अपने शरीर में पीठ पर चिपकाए हुए और बाकायदा घेरेबंदी करते हुए दिखे। किस अंदाज में सदन के बाहर दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद, आइए जरा देख लेते हैं। सीधे उस विजुअल को ले आइए और ये देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के टी शर्ट के पीछे वो चिपकाते हुए नजर आ रही हैं। अभी आप देख रहे थे, तो ये तस्वीरें हैं और फुल स्क्रीन ले आइए तस्वीर। ये देखिए, मोदी अडानी एक हैं, सेफ हैं। ये तस्वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता यहाँ और ये सब मिलकर कांग्रेस को घेरते हुए, ये देखिए, मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ है। ये जो है ये आप देख रहे हैं। तो विपक्ष के जो तेवर सदन के बाहर थे वही भीतर भी थे दोस्तों। और कल भी ये तमाम आप देख रहे हैं। और कल भी संभल जाते हुए आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यही ऐलान किया था कि हम फिर आएंगे क्योंकि ये हमारा हक है। दरअसल राहुल गांधी की आवाज को बीजेपी लगातार कुचलने की कोशिश में है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं गौरव गोगोई को। और सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर और संसद में जो कुछ चल रहा है उसकी बानगी, उसकी तस्वीर। लेकिन पहले गौरव गोगोई को सुनिए। आरोप लगे हैं राहुल गांधी पर और इसके बाद फिर हाउस में हंगामा। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हर बिल पर हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। हम सदन के बाहर अडानी पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर विभिन्न जो पार्लियामेंट के प्रश्न हैं या कानून है उनके चर्चा के समय हम अपना जायज प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये बीजेपी पचा नहीं पा रही और इसीलिए अब जब भी राहुल गांधी जी अडानी पर मुखर होते हैं तो भाजपा उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। और विशेष रूप से कल जब राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका गया तो आज भाजपा ने एक सुनिश्चित योजना के सहित राज्यसभा, लोकसभा और अपने पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मुद्दा उठाया। तो कहीं ये तो भाजपा की पुरानी खेल है, राहुल गांधी जी को बदनाम करना, ये तो पुराना उनका दाव है। देश समझ चुका है कि अडानी के विषय पर मोदी डरा हुआ है, मोदी सरकार डरी हुई है और जांच नहीं चाहती। तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे और उपनेता सदन हैं ये। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी को चैलेंज दिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को जाने नहीं देते तो खुद चले जाइए। संभल की बात सुनिए, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है उनकी जुबानी सुनिए। एक तरह से यूपी में ऐसा लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। आप प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना लें।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा। हम तो उम्मीद कर ही नहीं सकते प्रधानमंत्री से। कोई और प्रधानमंत्री होता, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री होते तो खुद जाते। क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? हमने रोका था, किसी ने रोका था संभल जाने से? जाएं प्रधानमंत्री, हम उनके साथ चलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप खुद संभल चले जाइए। अगर राहुल गांधी को आप नहीं जाने देना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? ये कहना है पवन खेड़ा का। कांग्रेस के इस अल्टीमेटम से अब बीजेपी का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो बीजेपी राहुल गांधी को नौसिखिया या पार्ट टाइम राजनेता कहती रही है। आप याद कीजिए, कभी बीजेपी राहुल गांधी को शहजादा कहती है तो कभी पप्पू बोलकर उनका माहौल बनाया गया। लेकिन अब बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कह रहे थे। जरा सुन लीजिए। गंभीर आरोप लगा रहे थे संबित पात्रा राहुल गांधी के ऊपर कि वो देशद्रोही हैं। सुनिए जरा उनकी जुबानी, फिर आगे बात करते हैं। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो OCCRP को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि OCCRP एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो OCCRP किसके हक में बात करता है? जो कुछ ऐसे द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं। तो सीधा सीधा ये राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा की भारत के साथ, अपने देश के साथ देशद्रोह कर रहा है देश का संसद का नेता प्रतिपक्ष, यहां ये बात रखते हुए और संबित पात्रा एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा यहां राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष पर बीजेपी ने लगाए हैं, लेकिन अपने कहे पर बीजेपी खुद कितना यकीन करती है ये इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने
जाने के बावजूद उनके खिलाफ एक सबूत संबित पात्रा अपनी बात के साथ पेश नहीं कर सके। जाहिर है कि यह सब राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय तार इसीलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि बात गंभीर लगे। लेकिन बीजेपी का किया सब कुछ अब मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आज जिस तरह देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने यही कहा है कि बीजेपी का जो है उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल। आइए प्रणीति शिंदे को सुन लेते हैं कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो होती है वो एक बड़ा सॉलम अफेयर होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी मौकरी करके तमाशा करके रखा है। इवेंट मैनेजमेंट को दिया है और उसके पहले म्यूज़िक और कॉन्सर्ट और पता नहीं क्या क्या रखा है। एक बहुत ही सीरियस सेरेमनी होती है वो, और डिग्निफाइड एलिगेंट सेरेमनी होती है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन होता है। ना कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ना कि कोई कॉन्सर्ट और म्यूज़िक। ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा नहीं है। महत्व स्वेरिंग इन सेरेमनी को दिया जाता है। एक तो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सरकार बिठवाई है ईवीएम के माध्यम में से, जो स्वेरिंग इन जिनकी हो रही है उनको उनके तरफ बेहद नफरत या रिजर्वेशन के अगेंस्ट, किसानों के अगेंस्ट इनकी जो भी पॉलिसीज़ है, इनकी चाहने वाले बिल्कुल नहीं है ग्रास रूट महाराष्ट्र में। ये ज़बरदस्ती सर पे बिठाई हुई सरकार है ईवीएम के द्वारा, और अभी ये लोग ये करने जा रहे हैं। उनमें भी आज सिर्फ इतना सब बावजूद होने के बाद सिर्फ 3 लोगों की स्वेरिंग इन हो रही है। बहुत बड़ा बवाल उसका कर रहे हैं। लेकिन जो एक परंपरा है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो पूरी बीजेपी ने खराब कर दी है। तो प्रणीति शिंदे ने बता दिया है कि महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह बीजेपी ने छल से सत्ता हथियाई है। पहले 2.5 साल अवैध सरकार चला ली बीजेपी, और अब 5 साल क्या इस निर्वाचित सरकार को बीजेपी चला पाएगी, यह देखना होगा। इधर चुनाव निपटाने और शपथ ग्रहण हो जाने के बाद अब मोदी क्या संसद में आएंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, या विपक्ष इस बार आर पार करके ही रहेगा, ये सारी बातें यहां इस चर्चा में आएंगी। समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि क्या विपक्ष इस बार आर पार कर देगा। चलिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है? सियासी नाटक, लेकिन वो एक संकट में तब्दील होते हुए हम देखेंगे क्या? और क्या महाराष्ट्र की ये जो सरकार आज शपथ ली है, जिसमें 3 लोगों ने शपथ ली, शिंदे, अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम बने और फडणवीस बने मुख्यमंत्री, क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी। सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं आप? पहले महाराष्ट्र से ही शुरुआत करते हैं, आएंगे दिल्ली भी और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है। आने वाले समय में सियासत और उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में आज की तस्वीर आपको बताऊं। एकनाथ शिंदे ने आखिरकार शपथ ले ली, डिप्टी सीएम बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि शपथ लेने वाले 2 नेता यानी अजित पवार और फडणवीस के साथ नहीं बैठे, ये दूसरे कोने में राजनाथ सिंह और बाकी जो गेस्ट बैठे हुए थे वहां जाके बैठे थे। ये देखिए, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे नहीं है, उनकी एकनाथ शिंदे की कुर्सी बगल में खाली, और ये कहीं और बैठे हैं। ये देखिए, ये कहां बैठे हैं। ये तस्वीर जो है, ये बगल में ये बात कर रहे हैं, वहां जो आए हुए हैं गेस्ट, राजनाथ सिंह और तमाम नेता, उनके बीच। ये तस्वीर क्या बहुत कुछ नहीं कहती, डॉक्टर राकेश पाठक जी? राजीव जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी, लेकिन मैं एक छोटी सी संवैधानिक चूक या गड़बड़ी की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ की शुरुआत बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा के साथ की, और फिर उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। शपथ का अपना एक प्रारूप होता है, उसकी एक निर्धारित भाषा है। आप उससे इधर उधर होकर कोई शपथ नहीं ले सकते। कायदे से तो ये
शपथ मानी ही नहीं जा सकती। मैं हाल का वाकया याद दिला देता हूं मध्य प्रदेश का। जब रामनिवास रावत को जुलाई में मंत्री बनाया गया राजभवन में, अकेले शपथ ले रहे थे। जी। शपथ लेने में वे राज्य मंत्री कह गए, जबकि वे कैबिनेट के मंत्री बनाए जाते। उनकी दोबारा शपथ करानी पड़ी राजीव जी 10 मिनट के अंदर, क्योंकि उन्होंने शब्द एक अतिरिक्त बोल दिया था। राज्य के मंत्री कहना था, वे राज्य मंत्री कह गए। यानी आप कैबिनेट मंत्री न होकर राज्य मंत्री हो गए। बाकायदा राजभवन में 10 मिनट बाद दोबारा शपथ ग्रहण हुई। जी। तो एक बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे ने गलत तरीके से शपथ पढ़ी है। दूसरा, आज जो मंच का नजारा है जो हम सबने देखा, एक तो उनका इस तरह अलग थलग बैठना, बाद में माननीय प्रधानमंत्री का उनकी तरफ बहुत उचटती हुई नजर से अदेखा सा करते हुए जी। चले जाना। आने वाले दिनों में अब ये तय करना पड़ेगा। आज दिन भर जो गतिविधियां चलती रही, उनके खेमे के विधायक का एक बयान आया कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो हमारा कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। लेकिन वे फिलहाल उप मुख्यमंत्री बन गए। आगे चलकर वे किस करवट बैठेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आदर्श बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे के साथ धोखा कर सकता है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ धोखा करने में कौन सी बड़ी कठिनाई आएगी। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर ईडी, डॉक्टर सीबीआई ये अगर इलाज करते रहेंगे समय समय पर एकनाथ शिंदे का, तो शायद वे ऐसा न कर पाए। तो महाराष्ट्र के लिए थोड़े दिन अभी रुकना पड़ेगा। अब दिल्ली चलते हैं। राहुल गांधी पर जिस तरह के हमले इस वक्त हो रहे, वो लगातार ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और उनकी पूरी मंडली राहुल गांधी को लेकर कितने ज्यादा चिंतित है। 2019 में करारी हार के बाद से वे लगातार यही करते रहे और अंत में राहुल गांधी को 2024 में वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां वे सीधा मुकाबला कर रहे और मोदी को 240 पर समेट दिया। इस वक्त भी राहुल गांधी पर जो हमले हो रहे हैं, कौन उसे स्वीकार कर लेगा इस देश में? सहज ही कोई भी भारतीय ये नहीं मान सकता कि राहुल गांधी देशद्रोही है। संबित पात्रा ने जिन तेवरों के साथ कहा है, वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी है। वे कह रहे हैं कि मैं कोई निराधार बात नहीं कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास ठोस सबूत है, आप केंद्र में तीसरी बार की सत्ता में हैं, देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु है, और विपक्ष का एक नेता डीप स्टेट के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने पर लगा हुआ है और आप चुपचाप देख रहे हैं। एक त्रिकोण बनाकर बता रहे थे संबित पात्रा, उसके तीसरे कोण पर जॉर्ज सोरोस और इस संस्था के बाद ओसीसीआरपी के अलावा तीसरा कोण राहुल गांधी। तो ये तो भारत में ही है ना। इनके खिलाफ जांच बिठा ली है, चाणक्यपुरी थाने में जाकर रपट रपट लिखाई है और गिरफ्तार कर लीजिए। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी मुकदमा करिए, प्रत्यर्पण संधि है आपकी अमेरिका के साथ, पकड़ के रस्सी से बांधकर ले आए। और आपके तो बहुत प्रिय राष्ट्रपति फिर से बन गए वहां डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कहकर ये सब कर लीजिए। लेकिन राजनयिक रूप से, डिप्लोमेसी के स्तर पर राजीव जी, ये इतनी बड़ी चूक है कि जब सत्ताधारी पार्टी का सांसद ये कहे कि अमेरिकी सरकार की कुछ संस्थाएं, अमेरिका की सरकार के कुछ विभाग इसमें मिले हुए हैं, यानी आप सीधे अमेरिकी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कल इसका जवाब देते नहीं बनेगा अगर अमेरिका ने पूछ लिया कि हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त की वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे निर्लज्ज बयान है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताया जा रहा है। और बता कौन रहा है? ये वे लोग हैं जिनका वैचारिक परिवार आजादी की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं था, नाखून कटाने का योगदान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए राजीव जी, अगर उस वक्त गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या उसके नेताओं को तब देशद्रोही कह दिया होता, तो अगली 7 पीढ़ियों की पीठ पर छपा हुआ आता कि संघ के लोग देशद्रोही होते हैं। जन्मना देशद्रोही कहलाते, उनके माथे पर ठप्पा लिखा हुआ आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। और इस वक्त
लोकतांत्रिक तरीके से चौथी पांचवी बार के सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को सत्ताधारी पार्टी देशद्रोही बता रही है। सदन में सभापति कह रहे हैं कि डीप स्टेट देश को अस्थिर करने की कार्रवाई कर रहा है, वे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि वे उस आसंदी पर बैठे हैं कि न वे सत्ता के साथ हैं न विपक्ष के साथ। और अगर इतनी सारी जानकारी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को है कि डीप स्टेट भारत को अस्थिर करने का काम कर रहा है, तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। भारत में हेड ऑफ द नेशन के खिलाफ नहीं हो सकता तो वहां के एनएसए के खिलाफ कर लीजिए, जैसे अपने एनएसए के खिलाफ वहां हो गया है। यहां तो बात देश को अस्थिर करने की है, सरकार को नहीं। वो जो टाइमिंग बता रहे थे सुधांशु त्रिवेदी कि जब जब संसद का सत्र शुरू होता है उससे पहले ये खबरें सामने आती, तो ये किस नीति शास्त्र में? नहीं, सदन में ना जी, सदन में सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे बिल्कुल, हाँ कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके अगले दिन सत्र शुरू हो रहा था, फलानी रिपोर्ट आई तो उसके तीसरे दिन सत्र शुरू हो रहा था। राजीव जी, राजनीति शास्त्र या नैतिक शास्त्र के किस अध्याय के किस पृष्ठ पर लिखा है कि कोई खबर किसी देश के संसद के सत्र शुरू होने से पहले खोली नहीं जा सकती? हम लोग 35-36 साल पत्रकार रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का इंतजार करते थे और उससे पहले अपनी कोई धमाकेदार खबर देते थे जिस पर सदन स्थगित होता था। बहुत विनम्रता से राजीव जी कह रहा हूं कि मेरी खबरों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित हुई है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो हम तो इंतजार करते थे, टाइमिंग का ध्यान रखते थे। और जहां सवाल इस बात का है कि OCCRP हो या JIGN हो, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नेटवर्क, हमारे मित्र हैं दीपक तिवारी, वो इस वक्त भारत के नेशनल हेड है उससे, ये सारी कंसोर्टियम है, जितनी तमाम देशों के खोजी पत्रकारों के संगठन है, क्या ये लोग अपने अपने देशों में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ खबरें नहीं खोजते हैं? क्या ये सारे संगठन सिर्फ भारत की सरकार और भारत में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ ही खोजी खबरें लेकर आ रहे हैं? और क्या उन देशों में सत्ता में बैठे लोग इन संस्थाओं को, पत्रकारों को या विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताते? ऐसा कहीं नहीं होता, ये सिर्फ भारत में हो रहा है, क्योंकि राजनीति का नया शास्त्र लिखा जा रहा है जिसमें सरकार से, सत्ता से असहमत हर प्रतिपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति देशद्रोही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि मुझे जरा भी झिझक नहीं है, संकोच नहीं है, हवा में नहीं कह रहा हूं, सबूत है तो कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला, DB लाइव नहीं रोकेगा। हम सबसे पहले खबर चलाएंगे कि राहुल गांधी देशद्रोही ठहराए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। इतनी दम तो हो इस सरकार में, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर क्यों, जिसके पास इतने सबूत है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। भाई जी, कमाल की बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार आखिर किसका कर रहे हैं? आपकी सरकार है। और प्रधानमंत्री जी संभल तो चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, फिर बात कर लेंगे बैठकर सदन के अंदर। सदन के अंदर लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आओ, नारे लग रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, दो महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा की शुरुआत हम लोगों ने की है। एक तरफ उधर एकनाथ शिंदे कहीं और बैठे हुए थे दूर, यहां से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी नाटक अभी बाकी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ने शिंदे साहब की शपथ पे बात किया। आप दिल बहलाने के लिए अपने आप को उप मुख्यमंत्री कह दें। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में और 163 में ना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई डिप्टी CM है, ना उनकी शपथ है कोई। कहने को देवीलाल ने भी ले ली थी, कई लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। डिप्टी CM कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये केवल अपने समर्थकों को एड्रेस करने के लिए और दिल बहलाने के लिए, जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि रेवड़ी बांटना, तो बेसिकली रेवड़ी है ये।
और कुछ नहीं, नेम प्लेट लग जाएगी दफ्तर के सामने डिप्टी सीएम, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। नहीं। कैबिनेट मीटिंग में जब आप बैठते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर है केवल, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, सो कॉल्ड डिप्टी सीएम है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पे, जिसको ये बड़ा सीना ठोक के कहते हैं लाड़की बहना ने जिता दिया। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना। जी। तो मुख्यमंत्री तो ये है नहीं। अब इनका पोस्टर तो उसमें लगेगा नहीं, ना इनके नाम से वो जाएंगे पैसे। वो योजना कितने दिन चलेगी, उसके कितनी सस्टेनेबल है, उस पर एक अलग बहस है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि जिसको आप, तो शिंदे साहब को मिला क्या है? आज अमित शाह से उनकी बात हुई है कैबिनेट पोर्टफोलियोज को लेकर। पोर्टफोलियो में अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी एक भी ऐसा पोर्टफोलियो जिससे कि सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट मुंबई के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीनों की और इमारतें बनाने की और इन सब का काम करता है। जी। सीधा सीधा उससे बिल्डर का रिश्ता होता है, जिसमें धारावी भी आएगा, अडानी धारावी प्रोजेक्ट भी आएगा। बिल्कुल। ये सब किसी को देने वाली नहीं है बीजेपी, एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक बात, वो ये है कि जितना बड़ा बहुमत इनको मिला है, जैसे ही मिला हो, उस पर विवाद है, लेकिन हम मान के चले कि मिला है आपको बहुमत, तो जितना बड़ा बहुमत इनको मिला, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शपथ ग्रहण में या सरकार बनने की प्रक्रिया में? मैंने पहले भी कहा था कि 2004 में कांग्रेस को सिर्फ 145 सीटें आई थी, लेकिन सीना ठोक के सरकार बनाई थी उन्होंने, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद भी, जहां बीजेपी 132 133 पे है। तो आप वो 90% स्ट्राइक रेट के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, ना दोनों पार्टनर्स में ना बीजेपी में। तो क्या वजह है इसकी? और दूसरा एक बहुत जो जिसको कहें कि स्ट्रेटेजिक भूल हुई है बीजेपी से या जो भी हुआ, जो 2 सप्ताह का वक्त लगा, उस 2 सप्ताह के वक्त में महाराष्ट्र के समाज में क्या हुआ है? जी। महाराष्ट्र के समाज में गांव-गांव इस चुनाव की प्रक्रिया को लेके, चुनाव आयोग को लेके, ईवीएम को लेके, चुनाव को धांधली को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये सरकार अगर तुरंत बन जाती, 23 को रिजल्ट आया था, 25 तारीख को 26 तारीख को सरकार बन जाती, तो शायद ये मौका नहीं आता। इस 2 सप्ताह के दौरान पूरी बहस मीडिया में, पूरी बहस महाराष्ट्र के समाज में, हमने देखा किस तरीके से सोलापुर के गांव में पोलिंग भी कराने की कोशिश की गई, जिसको कर्फ्यू से रोका गया। सुनने में आ रहा है कि कुछ और गांव वहां पे करने वाले हैं कल शायद। तो पूरी बहस जो है इस चुनाव परिणाम की शुचिता पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर खड़ी हो चुकी है। ये बीजेपी का परसेप्शन का नुकसान हुआ। दूसरी बात जो लगातार मैं कहता रहा हूं, वो अब उसको मोहर लग गई कि आपने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे महाराष्ट्र में राजनीति की, प्रचार किया अपने आप को। राहुल गांधी विपक्ष के नेता वहां पे ये प्रचार किया, उनका जो नैरेटिव था कि वो संविधान की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जातिवाद जनगणना की, वो बात कर रहे थे 50% की रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने की। जी। उसका जवाब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में ढूंढती है। अब एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 मराठा उप मुख्यमंत्री के साथ कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का संदेश
दिया है बीजेपी ने, जो इनके समर्थक विश्लेषक कहते हैं कि ओबीसी ने बहुत वोट दिया, तो ओबीसी ने अगर वोट दिया तो वो कहाँ है? अब तो अभी जो हमारे सामने वो 3 लोगों की कैबिनेट है, अब इसमें जो भी आएंगे वो कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, डिप्टी मिनिस्टर होंगे, ये लोग होंगे। जी। तो जितनी बड़ी संख्या में आपको वोट मिला जिस समाज से, उसका आपने रिप्रेजेंट नहीं दिया, नहीं बिल्कुल। तो इसलिए इस सरकार के शुरुआती जो लक्षण है वो ही जो है चुनाव के नैरेटिव के उल्टा है। आप देखते हैं कि इसकी जैसे सरकार चला लेंगे आप 2 साल 4 साल जितना भी चल सकती है जब तक भी, लेकिन सरकार चलती है इकबाल से, कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। वो कॉन्फिडेंस तो आज शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखाई दिया और ना 2 हफ्ते की डिले में दिखाई दिया। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का डिले और उसके बाद भी अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है।